जो गाइस आज अपन बात करेंगे 12th क्लास की जो सबसे पहली यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी का मतलब अपने पास में क्या होता है? स्थिर वैद्युतिकी से अपने आप मतलब है यहाँ पे जो चार्ज होगा तो अपने आप क्या रहेगा? स्थिर कंडीशन में रहेगा। कौन सी कंडीशन में रहेगा? स्थिर रेस्ट में रहेगा। वैद्युतिकी का मतलब यहाँ में इलेक्ट्रिसिटी मतलब आवेश। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर अपन जो आवेश होगा अपने आप में कौन सी कंडीशन में होगा? स्थिर अवस्था में होगा। तो फिजिक्स की वह ब्रांच या वह सेक्शन जिसके अंदर अपने आप में आवेश की स्थिर अवस्था में अपने आप से गति का अध्ययन करते हैं, आवेश की स्थिर अवस्था का अध्ययन अपने आप से करते हैं, उसको अपन क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में सबसे पहले अपने आप से वर्ड आ रहा है आवेश। क्या है? आवेश। तो आवेश अपने आप में क्या होता है? इंग्लिश में इसको बोलते हैं अपने आप में चार्ज। क्या बोलते हैं? चार्ज। इसको अपन डिनोट करते हैं स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से। किसे डिनोट करते हैं? स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से। ये होता क्या है उसकी अपन बात करते हैं। जैसे माना कि मेरे पास कोई दो वस्तुएं हैं ए और बी। इन दोनों वस्तुओं के मध्य इनकी जिस गुण से इन दोनों के मध्य या तो क्या होने में आकर्षण हो या फिर क्या होने में प्रतिकर्षण हो या फिर क्या होने में प्रतिकर्षण हो, तो उस प्रॉपर्टी को इन वस्तुओं की उस प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलेंगे? उस गुण को अपन क्या बोलेंगे? आवेश। क्या बोलेंगे? आवेश। तो आवेश अपने आप में क्या होता है? जिसके कारण दो वस्तुओं के मध्य में क्या हो? विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया हो। क्या हो? विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया हो। उस गुण को अपन क्या बोलेंगे? आवेश बोलेंगे। तो क्लियर है? जैसे माने कि दो वस्तुएं हैं, तब इन दोनों वस्तुओं के मध्य या तो क्या हो? आकर्षण हो या फिर दोनों के मध्य क्या हो? में प्रतिकर्षण हो। उस प्रॉपर्टी को ही अपन क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश। अब बात करते हैं इस आवेश की मेन पॉइंट्स की। आवेश का जो यूनिट होती है वो अपने आप से क्या होती है? यूनिट होती है क्या होती है? इसकी कूलाम होती है। क्या होती है? कूलाम, जिसको अपन डिनोट करते हैं सी से। किससे डिनोट करते हैं? सी से। ये इसकी एसआई यूनिट होती है। कौन से सिस्टम में होती है में? एसआई यूनिट। सीजीएस की बात करें तो सीजीएस सिस्टम में इसकी जो यूनिट होती है ईएसयू। क्या होती है? ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्लियर? तो सीजीएस में यूनिट क्या होती है? ईएसयू। इसको अपन स्टेट कूलाम भी कह सकते हैं, फ्रैंकलिन भी कह सकते हैं और ईएसयू भी कहते हैं। अब ऐसा यूनिट कूलाम और सीजीएस यूनिट ईएसयू के मध्य जो रिलेशन होता है 1 कूलाम इक्वल टू 3 into 10⁹ ईएसयू। कितना होता है? 1 कूलाम इक्वल टू 3 into 10⁹ ईएसयू। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन अगर पूछा जाए कि ईएसयू और कूलाम में क्या रिलेशन होता है तो अपन लिखेंगे 1 कूलाम इक्वल टू होता है 3 into 10⁹ ईएसयू इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलाम या फिर 3 into 10⁹ स्टेट कूलाम। क्लियर है? ये तो इसकी यूनिट। फिर अपन बात करेंगे इसके अनदर प्रॉपर्टीज की। तो इसके बारे में अपन नेक्स्ट बात करेंगे। आवेश उपन्यास में एक स्केलर क्वांटिटी होती है। किस टाइप की क्वांटिटी होती है? स्केलर अदिश राशि होती है। किस टाइप की राशि होती है? आवेश उपन्यास में एक अदिश राशि होती है। मतलब इस आवेश का उपन्यास में दिशा का कोई ज्ञान नहीं होता। आवेश का सिर्फ और सिर्फ उपन्यास में होता है मैग्नीट्यूड ही होता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे आवेश होता है उपन्यास में क्या होता है? आवेश उपन्यास में कितने प्रकार के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर फर्स्ट
पॉजिटिव आवेश, पॉजिटिव चार्ज, और नंबर सेकंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज अपने आप में इसको हिंदी में बोलते हैं धनावेश, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ऋणावेश। तो आवेश कितने टाइप के होते हैं अपने आप में, दो प्रकार के होते हैं, नंबर फर्स्ट धनावेश है, नंबर सेकंड ऋणावेश। नेक्स्ट हम बात करते हैं समान प्रकृति के आवेशों के मध्य प्लस प्लस या माइनस माइनस। समान प्रकृति के आवेशों के मध्य में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, जबकि विपरीत प्रकृति के प्लस एंड माइनस उनमें अपने क्या होता है, आकर्षण होता है। क्या होता है, आकर्षण। क्लियर है। तो दोस्तों अपने पास में सब आवेश अपने से सेम नेचर के हैं, प्लस प्लस जैसे बोल रहे ये दोनों से पॉजिटिव और ये भी क्या है, पॉजिटिव। तो इन दोनों में तो क्या होगा, रिपल्सन होगा, और अगर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव तो इन दोनों में क्या होगा, अपने में आकर्षण होता है। क्लियर है। समान प्रकृति के आवेशों के मध्य क्या होता है, अपने में प्रतिकर्षण होता है, जबकि असमान प्रकृति के आवेशों के मध्य में क्या होता है, आकर्षण होता है। आवेश कितने टाइप होते हैं, टू टाइप्स के। धनावेश में यहाँ से अपन बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स की जो होती है, इलेक्ट्रॉन्स की होती है उदासीन परमाणु से इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है, जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, में अधिकता होती है। क्लियर है। धनावेश में जो होती है इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, उदासीन परमाणु से, उदासीन परमाणु की तुलना में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की होती है, कमी होती है, जबकि यहाँ पे क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। क्लियर है। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। किसकी बात करते हैं, प्रॉपर्टीज के बारे में। Properties of charge, properties of charge, आवेशों की गुणधर्म, आवेशों के गुणधर्म। इनमें से पहली जो प्रॉपर्टी है वो अपने क्या है, आवेशों का क्वांटीकरण, आवेशों का क्वांटीकरण। इसका क्या मतलब है, जैसे कि माना कि हमने ये कोई वस्तु है ए, ये कोई अंदर वस्तु में बी, माना कि दोनों वस्तु में क्या है, उदासीन है। इस वस्तु से माना कि एक इलेक्ट्रॉन निकालकर इस वस्तु पे डाल दिया, किससे निकालकर, ए से निकाल के कहां पे डाल दिया, बी पे। तो इस वस्तु पे तो अपने पास में क्या आएगा, प्लस के चार्ज आ जाएगा, इस पे किस टाइप का चार्ज आ जाएगा, -1। क्लियर है। अब माना कि इस पे एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया, तो उस सिचुएशन में इसमें कितना चार्ज आ जाएगा, +2e, और इसमें कितना चार्ज आ जाएगा, -2e। तो ये जो चार्ज का जो से ट्रांसफर हो रहा है एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर, तो किस फॉर्म में होता है, ऑलवेज एक इंटीजर फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, इंटीजर फॉर्म में। कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि इस वस्तु से इस वस्तु पर जो आवेश का जो स्थानांतरण होता है वो इस टाइप से हो जाए, 5/3e या 11/2e, ऐसे कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। या फिर यूं कह दो कि किसी भी वस्तु पर जो उपस्थित आवेश होता है वो आवेश किस फॉर्म में होता है, वो आवेश किस फॉर्म में होता है, +- ne के फॉर्म में। किस फॉर्म में होते हैं, +- ne के फॉर्म में। जहां पे n जो है वो अपने आप में क्या है, इंटीजर है, n के अपने आप में इंटीजर। क्लियर है। तो किसी भी वस्तु पर में जितना भी आवेश उपस्थित होता है में किस फॉर्म में होता है, q = +- ne के फॉर्म में होता है। आगे सुन लें। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं आवेश संरक्षण का नियम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी है
आवेश संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार आवेश को ना तो क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ना तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही आवेश को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्लियर है? देखो जैसे कि एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे माना कि अपने यहाँ से वस्तु है ए, ये अपने यहाँ से वस्तु है बी। यूं माना कि दोनों में ए और बी दो में आइसोलेटेड सिस्टम है। क्या में आइसोलेटेड सिस्टम है। क्लियर है? तब यहाँ पे क्या होगा, इसके ऊपर अपने पास में मानिए कि तीन बॉडीज अपने आप मान ली ए बी एंड सी। यहाँ पे अपने आप में 2 कूलम आवेश है, यहाँ पे 3 कूलम आवेश है और यहाँ पे 4 कूलम आवेश है। यहाँ पर भी सिमिलर ऐसे मान लिया कि सिस्टम ए है और ये सिस्टम क्या है बी। यहाँ पर भी सिमिलर ऐसे मान लिया ये जो बॉडी ये क्या है बी है जिसपे आवेश है 5 कूलम। ये वस्तु में ई है जिसपे आवेश है 6 कूलम और इसमें आवेश जो क्या है एफ। इसमें आवेश क्यू है जो कि हमने को फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट क्या करना है इसमें क्यू, कि क्यू कितना होगा। तो देखिए बच्चों, जितना आवेश इस आइसोलेटेड सिस्टम में है सिमिलर आवेश क्या होगा इसके ऊपर होगा। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में आवेश जो रहता है वो क्या रहता है समान रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं इसमें जो नेट चार्ज होने क्या है 2 + 3 + 4 = यहाँ पे क्या रहेगा 5 + 6 + का क्यू। क्लियर है? तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं 9 = 11 + का क्यू। तो यहाँ से क्यू इक्वल टू आपको क्या आ जाएगा -2 कूलम। क्या आ जाएगा -2 कूलम। क्लियर है? अब ये अपन तभी कर सकते हैं जब अपने को इस प्रॉपर्टी का पता हो कि आवेश जो तो अपने यहाँ से क्या होता है किसी भी सिस्टम में हमेशा क्या रहता है कंजर्व रहता है, संरक्षित रहता है। क्लियर? फिर बात करते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। इसके अंदर हम पढ़ेंगे आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता इसका क्या मतलब है, जैसे माना कि हमने आइसोलेटेड सिस्टम है, इसके अंदर Q1 चार्ज है 2 माइक्रोकूलम। ये Q2 चार्ज इसका आवेश है 3 माइक्रोकूलम। ये Q3 चार्ज है जिसपे आवेश है 5 माइक्रोकूलम। ये Q4 चार्ज है जिसपे आवेश जो 6 माइक्रोकूलम। क्लियर? किसी माना कि सिस्टम ये ए है जिसपे अपने आवेशों का वितरण इस तरीके से Q1 = 2 माइक्रोकूलम है, Q2 = 3 माइक्रोकूलम है और Q3 = 5 माइक्रोकूलम है, Q4 = 6 माइक्रोकूलम। तो अगर अपने पास में यहाँ पे अगर अपने नेट क्यू इसमें नेट आवेश अगर अपने को फाइंड आउट करना हो तो अपन कैसे करेंगे Q = Q1 + का Q2 + Q3 + Q4। तो यहाँ से Q = आपको क्या हो जाएगा 2 + 3 + 5 + 6 माइक्रोकूलम। क्लियर? तो यहाँ से Q = में क्या रहेगा 2 3 5 5 10 16 माइक्रोकूलम। अब देखिए तो यहाँ पे अपन ने इन सब को क्या किया अलजेब्रिक संख्या बीजगणितीय योग किया, जैसे ही अपन नॉर्मली अरिथमेटिक में करते हैं। जो जोड़ अपन यहाँ पर पढ़े हैं अरिथमेटिक के अकॉर्डिंग, वैसे ही इनका भी अपन यहाँ पे क्या किया नेट आवेश निकालने के लिए अपने यहाँ पे भी इनका क्या किया है बीजगणितीय योग किया है। क्यों किया है? क्योंकि आवेश जो होती है वो किस टाइप की क्वांटिटी होती है स्केलर क्वांटिटी होती है। किस टाइप की क्वांटिटी होती है एक अदिश राशि होती है। किस टाइप की होती है अदिश राशि। अदिश राशि होने के कारण किसी भी सिस्टम में नेट चार्ज जो अपन निकालेंगे वो उस सिस्टम में वितरित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग क्या होता है बराबर होता है। क्लियर? नेक्स्ट अपन बात करेंगे आवेश की निश्चलता। किसकी बात करेंगे आवेश की
निस्तारता। नंबर 4 पॉइंट है आवेश की निस्तारता। प्रॉपर्टी नंबर ये 4 है। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कि माना कि हमने यहाँ से भाई आवेश क्या है, क्यू है। इस आवेश को अपन किसी भी वेलोसिटी v से अगर इसको अपन मूव करवाएं, किसी भी वेलोसिटी v से इसको क्या कराएं, मूव करवाएं, तो इस आवेश का जो परिमाण है, इस आवेश का जो परिमाण है वो अपने आप में क्या रहता है, अप्रभावित रहेगा। क्या रहेगा, अप्रभावित। मतलब अपन किसी भी आवेश को कितनी भी वेलोसिटी से उसको अपन मूव करवा दें तो उस आवेश के परिमाण पे उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है। आगे अपन इसकी बात करते हैं। अब जहां पे भी यहाँ से आवेश है, आवेश हमेशा यहाँ से मास के साथ में एग्जिस्ट करता है। जहां पे भी यहाँ से मास है, किसी भी वस्तु का, किसी भी मैटर पे अगर यहाँ से मास है तो उस पे आवेश भी क्या होगा, आवेश एग्जिस्ट करेगा। विदाउट मास अपने पास में कोई आवेश नहीं होगा। तो अपन यहाँ पे बात करें Q by M की, किसकी बात करें, Q by M। क्लियर। तो यहाँ पे Q by M की अगर अपन बात करें तो यहाँ से अपने पास में इस M की अगर अपन वैल्यू निकालें, M के ऊपर हम यहाँ से कंपेयर करें, कंपेयर टू वेलोसिटी साधन की, इस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है मास इन मोशन कंडीशन, गतिक द्रव्यमान, वो अपने आप में होता है m नॉट इक्वल टू m इक्वल टू m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। जहां पे m अपने आप में गतिक द्रव्यमान है, m नॉट अपने आप में क्या है, स्टैटिक या रेस्ट मास है, ये तो अपने आप में क्या है, गतिक द्रव्यमान है। ये अपने आप में क्या है, रेस्ट मास है, रेस्ट मास है। c अपने आप में स्पीड ऑफ लाइट है, जिसकी वैल्यू अपने आप में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। v अपने आप में क्या है, मास, वेलोसिटी ऑफ द मास या पार्टिकल, पार्टिकल की यहाँ पे अपने आप में क्या है, स्पीड है। क्लियर। तो अगर यहाँ पे अपने पास में v इज लेस देन c है, तो यहां से अपन लिख सकते हैं m जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आपका होगा m नॉट के, जिसकी इक्वल होगा m नॉट के। तो यहां से अपन कह सकते हैं कि मास का अपने पास में वेलोसिटी के साथ में यहां से फर्क पड़ता है, लेकिन q का अपने पास में आवेश का वेलोसिटी साथ में किसी भी टाइप से कोई फर्क नहीं पड़ता। आवेश जो रहता है वो पार्टिकल की वेलोसिटी के साथ में अनचेंज रहता है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। क्लियर है। ये थी अपने पास में आवेश की प्रॉपर्टी। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं, थ्योरेटिकल टॉपिक आता है चार्जिंग बाई फिर उन्हें से बात आती है आवेश के आवेशन की प्रक्रिया, जिसमें सबसे पहले है चार्जिंग अपन बात करें, जिसमें सबसे पहले हमें यहाँ से है फ्रिक्शन, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। इसका क्या मतलब है, अगर दो बॉडीज को अगर अपन रब करें, किसको रब करें, ये अपने आप दो बॉडीज है ए और बी, इन दोनों बॉडी को अगर अपन रब करें, रगड़े आपस में, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, स्थानांतरण। जैसे मान लिया कि अपने पास में क्या है, ग्लास रॉड है, क्या मान लिया, ये अपने से क्या है, ग्लास रॉड है, और ये अपने से क्या है, सिल्क है। क्लियर है। तो जब इस ग्लास रॉड को जब अपन सिल्क से रगड़ते हैं, रब करते हैं, तो यहाँ पे ग्लास रॉड पे तो अपने आप में किस टाइप का चार्ज रहता है, पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और इस पे किस टाइप का चार्ज आ जाएगा, इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो आफ्टर रबिंग
ए पे तो अपने पास कौन सा चार्ज रह जाएगा, धनावेश रह जाएगा, जबकि बी पे अपने पास कौन सा चार्ज रह जाएगा, ऋणावेश। क्लियर है? तो इसमें अपने पास में चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में इसमें अपने पास क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट्स को रब करके एक दूसरे पे अपने पास क्या करते हैं, आवेशों को क्या करते हैं, स्थानांतरण होता है। आवेश का एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन को क्या होता है, स्थानांतरण होता है। जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसमें तो अपने आप किस टाइप का चार्ज डाला जाएगा, धनावेश। और जिस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन आते हैं, डाला जाता है इलेक्ट्रॉन को, वहां पे अपने किस टाइप का चार्ज डाला जाएगा, नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? नेक्स्ट अपने पास में है चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसके अंदर अपने पास क्या होते हैं, जैसे माना कि अभ्यास में कोई न्यूट्रल बॉडी है, किस टाइप की बॉडी है, न्यूट्रल। इसको अपन टच करवाते हैं नेगेटिव रोड से। किससे टच करवाते हैं, नेगेटिव रोड से। तो आफ्टर कांटेक्ट इस पे जो चार्ज रह जाएगा वो किस टाइप का चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। किस टाइप का चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। क्लियर है? और यहाँ पे क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा। चार्जिंग बाय कंडक्शन में यहाँ पे दो बॉडीज में क्या होता है, कांटेक्ट में आती हैं, जबकि नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन, वहां से दोनों बॉडीज का कांटेक्ट में आना कंपल्सरी नहीं होता, वहां पे यहाँ से दोनों बॉडीज कांटेक्ट में नहीं आती है। अब यहाँ पे यहाँ से चार्जिंग बाय कंडक्शन में यहाँ से क्या होता है, जैसे सपोज भी यहाँ से कोई बॉडी है, एक दूसरे क्या यहाँ से उदासीन उदासीन मतलब जितना इस पे नेगेटिव चार्ज उतना इस पे क्या है, जितना पॉजिटिव उतना इस पे किस टाइप का चार्ज है, नेगेटिव। मतलब धनावेश और ऋणावेश दोनों क्या यहाँ से सेम क्वांटिटी में पड़ जाते हैं। अब इसके पास अगर अपन कोई नेगेटिव रॉड से अगर इसको अपन कांटेक्ट में लेकर आए, इसकी टच करवाएं, तो इस पे यहाँ से जो चार्ज हो जाएगा वो यहाँ से किस टाइप का रहेगा, ऋणावेश उपस्थित हो जाएगा। फाइनली पहले बॉडी किस टाइप की थी, इलेक्ट्रिकली बिल्कुल न्यूट्रल थी। आफ्टर कंडक्शन अब यहाँ पे जरूरी नहीं कि इस रॉड पे इसके डायरेक्टली कांटेक्ट में ही करवाएं, किसी कंडक्टिव वायर के थ्रू भी अपन क्या करवा सकते हैं, इसको इससे कनेक्ट करवा सकते हैं। तो वहां पे अपने यहाँ से कंडक्टिव वायर के थ्रू अपने यहाँ से इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो पहले अपने यहाँ से बॉडी क्या थी, न्यूट्रल थी। आफ्टर कंडक्शन बॉडी पे किस टाइप का चार्ज आ गया, आपका नेगेटिव चार्ज आ गया। सिमिलरली यहाँ पे अपन पॉजिटिव रॉड इससे कांटेक्ट में ला सकते हैं, इससे टच करवा सकते हैं, तो उसके बाद इससे किस टाइप का चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं ये आफ्टर या कंडक्शन मेथड से अपन किसी बॉडी को अपन क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट अपन बात करते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन में अपने आप क्या होता है, जैसे कि सपोज करो आपकी कोई स्फेयर है, कोई न्यूट्रल स्फेयर है, ये अपने यहाँ से क्या न्यूट्रल स्फेयर है। फिर इसके पास में हम क्या लेकर आ रहे हैं, कोई नेगेटिव रोड लेकर आ रहे हैं, ऋणावेशित धातु की रोड इसके पास में लेकर आ रहे हैं। ठीक है? तो आफ्टर सम टाइम इससे अपने आप क्या होगा, इसके इस साइड में आप कौन सा चार्ज आ जाएगा, इसमें आप किस टाइप का चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे तो मैं आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे मैं क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज। अब इस बॉडी को अर्थिंग कर दें, क्या कर दें, अर्थिंग। तो देखो फर्स्ट डायग्राम में क्या है, ये कोई न्यूट्रल में पास में क्या है, स्फीयर है, मेटल स्फीयर है, जिसके पास अपन क्या लेकर आ रहे हैं, नेगेटिव चार्ज रॉड लेकर आ रहे हैं।
तो ड्यू टू अट्रैक्शन इसके साइड में, इसके पास वाली साइड में, नेगेटिव रोड के पास वाली साइड में यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इसके दूर वाली सेकंड सरफेस के बैक साइड में यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा ड्यू टू अट्रैक्शन के कारण, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा ड्यू टू रिपल्शन के कारण। अब अपन ने क्या किया, इसको अपने पास क्या किया, इकट्ठी कर दिया, तो ये जितना भी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है वो अपने आप से क्या चला गया, ठीक उसका हो गया। तो यहाँ पे जो नेट चार्ज बचेगा वो यहाँ से क्या बचेगा, पॉजिटिव। तो पहले बॉडी में यहाँ से क्या थी, न्यूट्रल थी, आफ्टर सम टाइम बॉडी में यहाँ से किस टाइप की हो गई, धनावेशित हो गई, पॉजिटिवली चार्ज हो गई। क्लियर है? यहाँ पे अपने पास जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि चार्जिंग बाय इंडक्शन में इन दोनों बॉडीज को अपन फिजिकली कांटेक्ट में नहीं लेकर आते हैं। ये बाय इंडक्शन प्रेरण के कारण ही यहाँ पे क्या होता है, आवेश क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और नेट आपका जो भी आवेश रहता है वो यहाँ पे आ जाता है। क्लियर है? ओके, उसके बाद अपन पढ़ेंगे इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ। क्या पढ़ेंगे, कूलॉम्स लॉ, कूलॉम का नियम। इस नियम को पढ़ने से पहले अपन इसकी कंडीशंस पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो अपने पास में आवेश क्या रहना चाहिए, यहाँ पे स्थिर अवस्था में रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, स्थिर अवस्था में, स्थिर अवस्था में। स्टैटिक चार्ज के लिए ये अपने आप क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। नंबर सेकंड, आवेश अपने आप क्या होना चाहिए, आवेश अपने आप क्या होना चाहिए, पॉइंट चार्ज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पॉइंट चार्ज। क्लियर? तो यहाँ पे कूलॉम का आवेश, कूलॉम का नियम तभी एप्लीकेबल होगा जब आवेश है तो क्या हो, स्टैटिक कंडीशन में हो। दूसरा जब आवेश हो क्या होना चाहिए, पॉइंट चार्ज होना चाहिए। क्लियर है? अब अपन बात करते हैं कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम है क्या, माना कि अपने यहाँ से दो बिंदु आवेश है। क्या है, बिंदु आवेश, जिनकी बीच की दूरी अपने यहाँ से मान लिया कितनी है, r है। तो इन दोनों बिंदु आवेशों के कारण, अब अपने यहाँ से बिंदु आवेश के कारण कौन सा बल लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, विद्युत बल लगेगा। तो इन दोनों आवेशों के कारण लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स F ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों आवेशों के गुणनफल के, क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एंड F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये जो यहाँ से कूलॉम के नियम के अनुसार कि जो इन दोनों आवेशों के कारण जो लगने वाला विद्युत बल है वो क्या होता है, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल की क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और उनके बीच की दूरी क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती वर्ग के अनुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर के। क्लियर? इसका मतलब क्या है, जितनी ज्यादा इन दोनों आवेश, मान लीजिए Q1 और Q2, तो जितनी ज्यादा दूरी इन दोनों के बीच में होगी इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, उतना ही कम होगा। और जितनी ज्यादा दूरी इनके बीच में होगी इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। तो यहाँ से अपन ये कह सकते हैं दूरी जितनी ज्यादा होगी फोर्स क्या होगा, उतना ही कम होगा। और दूरी जितनी कम होगी फोर्स क्या होता है, उतना ही ज्यादा होगा। इसको अपने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड इसको अपने यहाँ से क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर है? यहाँ से अपन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से अपन लिख सकते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन r²। क्लियर है? इस प्रोपोर्शनल साइन को अपन अगर हटाएं तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r²। यहाँ से इसको अपन ये लिख सकते हैं जहाँ पे K तो ये अपने आप में कूलॉम नियतांक है। क्या है, कूलॉम नियतांक। जिसकी वैल्यू अपने आप से होती है 1/4πε0, और जिसका मान में होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। अब यहाँ पे जो ε0 आता है इसको अपन कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या निर्वात की विद्युत तीव्रता।
क्या कहते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता। इस एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो क्या होता है 8.85 into 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कितना होता है 8.85 into 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हम फाइनली कूलम्ब के नियम को क्या लिख सकते हैं, F equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square। क्लियर है। तो अपने आप से कूलम्ब के नियम के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स का जो मान तो क्या आता है F equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square। क्लियर है। और बाकी तो अपन इसका नेक्स्ट अपन इसके ऊपर बेस अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे और उसके बाद में अपन इसके वेक्टर फॉर्म भी पढ़ेंगे, वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।